तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहां पर मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूं। पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ और देश के अलग अलग हिस्से के लोगों ने इसको कैसे समझा। तो अलग अलग लोगों के लिए स्वराज के लिए अपने अलग अलग मायने थे। उन्होंने अपने अपने तरीके से स्वराज को समझा, गांधी जी के सत्याग्रह को समझा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो अपने चरम पर पहुंच चुका था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको समझे नहीं थे सही तरीके से, लेकिन जिस तरीके से भी उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उससे अंग्रेज़ों की कमर टूट चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज कल में आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन तभी गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, इसे रोक दिया। क्यों इसे वापस ले लिया, इसे को समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। और चौरी चौरा की ही ये घटना है, और ये घटना है 4 फरवरी 1922 की, जिस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बड़े ज़ोर शोरों पे चल रहा था। और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इस गांव के लोग हाथ में मशाल लिए एक जुलूस बना करके जा रहे थे, और लगभग रात का समय था, ठीक है। और लोग जुलूस बना करके जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस स्टेशन आया। तो जब पुलिस स्टेशन आया तो जो पुलिस वाले लोग थे वो निकल करके देखने लगे, और ये जुलूस जाने लगी। ये जुलूस नारे लगा रही थी, ठीक है। स्वराज का नारा लग रहा था, सत्याग्रह का नारा लग रहा था, और ये लोग जा रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ कि ये कुछ जुलूस वाले जो लोग थे, जुलूस आगे से निकल गई, लेकिन पीछे के जो कुछ लोग थे इनके साथ में और पुलिस वालों के साथ में कुछ झड़प हुआ, और पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी। जब ये कुछ हुआ तो आगे जो निकल चुके थे लोग वो लौट करके आए, वो पूरे जोश में, उत्साह में और आत्मविश्वास में थे। उन लोगों ने आया तो देखा कि पुलिस वाले कुछ लोगों को पीट रहे हैं, तो उनमें इतना उत्साह था कि वो लोग मिलकर के पुलिस वालों के ऊपर में हावी हो गए। पुलिस वाले डर के मारे अपनी जान बचा करके भागे उस थाने के अंदर में, पुलिस स्टेशन के अंदर में, कि किसी तरीके से इन लोगों से बचाया जाए। और वो लोग अंदर घुस करके थाने को अंदर से उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दरवाज़ा जब बंद कर दिया तो ये बाहर के जो लोग थे ये तो पूरे गुस्साए हुए थे, और इनके हाथों में मशाल था। इन लोगों ने क्या किया कि उस थाने में आग लगा दिया। इस तरीके से 22 + 3 टोटल 25 लोगों का डेथ हो गया इसमें, जिसमें 22 पुलिस वाले तो जल करके मर गए, ठीक है। तो ये जो घटना थी ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और ये घटना जब गांधी जी को इसकी जानकारी मिली तो गांधी जी ने देखा कि ये तो वायलेंस हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वायलेंस से चलाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने नॉन वायलेंस से चलाने के लिए कहा था। तो ये एक वायलेंस हो गया, और इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो उन्होंने ये कारण बताया कि अभी लोग ट्रेंड नहीं हैं और ये लोग वायलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए मूवमेंट को बंद करना पड़ा। लेकिन बात कुछ और भी था। कुछ और कारण ये था कि 1919 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है। इस कानून के अनुसार प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन करवाना था देश में, और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इलेक्शन लड़ना चाहते थे, विधायक बनना चाहते थे, वगैरह वगैरह, मतलब पॉलिटिक्स करना चाहते थे, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब तक चल रहा था तब तक तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि गांधी जी ने मना किया था कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़िए, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ को छोड़िए, और गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप छोड़ दीजिए। तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को कैसे छोड़ सकते हैं जब हमको इलेक्शन में लड़ने का मन है तब। तो बहुत सारे लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी से निकल करके एक अलग पार्टी बनाई थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। और ये लोग बोले कि हम तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी बना रहे हैं। हालांकि एक पार्टी के अंदर पार्टी कैसे बनेगी। तो एक ये भी कारण माना जाता है कि गांधी जी ने इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया। तो बेसिकली आपके बुक्स में 3 रीज़न लिखे गए हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने के। पहला रीज़न ये लिखा गया है कि चौरी चौरा में वायलेंस हो गया। दूसरा रीज़न ये लिखा हुआ है कि गांधी जी ने कहा कि अभी तो लोग ट्रेंड नहीं हुए हैं, वायलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए ये मूवमेंट बंद कीजिए, लोग ट्रेंड हो जाएंगे, फिर एक मूवमेंट किया जाएगा। और तीसरा रीज़न ये था कि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग ही खुद उब चुके थे जो कि आने वाला इलेक्शन में भाग लेना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद हो गया। एक तरफ तो कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, अभी जो इलेक्शन होने वाला है हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके जीतेंगे, और तब हम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर ब्रिटिश पॉलिसीज़ का विरोध करेंगे। ये एक तरीका हुआ काम करने का। कुछ लोगों का वही मानना था कि नहीं, हम लोगों को अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को एक्टिव मूवमेंट करना चाहिए, और इस मूवमेंट से इनकी कमर टूट जाएगी और ये लोग यहाँ से चले जाएंगे।
तो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, ये लोग इस फेवर में थे कि इलेक्शन लड़ा जाए और लड़कर जीता जाए और जीत करके काउंसिल में पहुंच करके वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का विरोध किया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर्स थे, इनका कहना था कि नहीं, हमें अभी एक्टिव मूवमेंट और स्ट्रांग मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, इनसे अंग्रेजों की कमर टूटेगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी दो भाग में बटी थी। एक तरफ को नरम दल कहते थे, वो जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे लोग, और दूसरा जो हिस्सा था उसे गरम दल कहते थे, जो मूवमेंट करना चाहते थे लोग। तो ये जो समय था 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, उसके बाद 23, 24 मतलब 1923, 1924, 1925 ये समय आगे बढ़ते जा रहा था। और ये जो समय आगे बढ़ते जा रहा था, ये वही समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो पूरी दुनिया है वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। हम लोग जब 9th क्लास में थे तो वहाँ पर एक चैप्टर पढ़े थे, पीजेंट्स एंड फार्मर्स। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पूरा यूरोप है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझा रहता है। उलझने के कारण उसका एग्रीकल्चर पर ध्यान नहीं जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है यूरोप में। तो यूरोप में अनाज कहाँ से आता है खाने के लिए? तो यूरोप में अनाज जो आता है वो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और एशियन कंट्रीज से जाता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अनाज जाता था यूरोप, वो जाता था आपको अमेरिका से, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और धीरे धीरे यूरोप अपने पैर पर खड़ा होने लगा और यूरोप के लोग वापस एग्रीकल्चर में लौटने लगे, वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन धीरे धीरे उठने लगा, तब अमेरिका का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था और यूरोप में भी प्रोडक्शन होने लगा। तो पूरे वर्ल्ड में अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण अनाज का जो दाम था, जो कीमत था, कॉस्ट प्राइस, वो इतना नीचे चला गया कि मतलब जो सेलिंग प्राइस इतना नीचे चला गया कि कॉस्ट प्राइस से भी नीचे चला गया, और इसको बोलते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो पूरी दुनिया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में फंसती चली जा रही थी, ठीक है। तो हमारा देश भी उससे अछूता नहीं था, हमारा देश भी उस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चपेट में आ चुका था। भारत के किसान भी जो थे अपना अनाज जो है वो बेच नहीं पा रहे थे, उनको कीमत नहीं मिल रही थी, वो भी फंसे हुए थे बेचारे। और ऐसे ही करते करते 1928 आ गया। 1928 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, ठीक है। तो ये जो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के, ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, वो एक्ट इंडिया में सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा पॉलिटिक्स है इंडिया में, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो नए प्राइम मिनिस्टर थे वो एक टीम भेजते हैं इंडिया कि आप लोग जाइए और आप लोग इंडिया में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स का, पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स का स्टडी कीजिए और रिपोर्ट हमको बताइए, तब हम आगे डिसीजन लेंगे कि इंडिया में आगे हमको क्या करना है। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने किया। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए जो टीम बनाया, उस टीम में 7 लोग थे, ठीक है। और टीम के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए इस टीम को साइमन कमीशन भी बोला जाता है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर इस कमीशन का विरोध किया गया। इसका विरोध करने के लिए आए थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए थे और मैक्सिमम उसमें से कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, और उसी स्टूडेंट्स में भगत सिंह भी थे जो वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। इनका प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये था कि वो जो टीम आई थी इंडिया का स्टडी करने के लिए, जो 7 लोगों की टीम थी, उस टीम में एक भी इंडियन नहीं था। तो जब उसमें एक भी इंडियन नहीं था और इंडिया के ऊपर में आपको स्टडी करना है, यही कारण था यहाँ के लोग जो थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन जब ट्रेन से उतरा लाहौर रेलवे स्टेशन पर, तो उसको साइमन गो बैक का नारा से स्वागत किया गया, ठीक है। उसको काले झंडे दिखाए गए, ठीक। और इस तरीके से वहाँ पर नारेबाजी चल रही थी, और नारेबाजी चल रही थी तो जो वहाँ पे एसपी साहब थे उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, और जो स्टूडेंट्स थे और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सबके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। उन लोगों को बड़ी बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। और चूंकि उन लोगों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय को तो बहुत ज़्यादा पीटा गया। उन्हें इतना पीटा गया कि उनका सर फूट गया, और वो कुछ दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इधर लाला लाजपत राय भले ही मर गए थे, लेकिन साइमन कमीशन अपना काम कर रही थी, और इस काम को करने के बाद उसने अपना जो स्टडी किया, स्टडी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट लेकर के वो लोग ब्रिटेन गए, लंदन गए, और अपने प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों ने ये रिपोर्ट दिया
ठीक है। रिपोर्ट देने के बाद तब तक 1929 आ चुका था और भारत में जो गवर्नर जनरल थे यानी जो वाइस राय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। तो 1929 में अक्टूबर के महीने में जो यहाँ का वाइस राय था लॉर्ड इरविन, वो यहाँ के लोगों को या यहाँ के लीडर्स को एक ऑफ़र देता है, एक वेग ऑफ़र देता है। और ये ऑफ़र था डोमिनियन स्टेटस का, कि हम आप लोगों को, इंडिया के लोगों को डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, तो आखिर ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इसे समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आशीष विद्यालय, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।